या का नाबुदु व या का नस्तईन। नाजरीन, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ पाकिस्तान मीडिया के दो बड़े नाम औरिया मकबूल जान साहब और समीना पाशा साहब मौजूद हैं, और इनसे एक एक सवाल करूंगा मैं। और आज के हालात के मुताबिक जो अभी सिचुएशन पाकिस्तान में जिस तरह पेपर्स छीने जा रहे हैं लोगों से, उनके ऊपर इन दोनों का तबसरा लिया जाएगा। और ये सब अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ, जब काहिनों ने उनके खिलाफ साजिश की तो उस वक्त के बादशाह ने ये कहा कि इनको अभी इनका कला कमा करना ज़रूरी है। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि अगर हम शमशीर निकालेंगे तो रियाया हमारे खिलाफ हो जाएगी और वो ये कहेंगे कि ये रियासत उनके खिलाफ साजिश कर रही है। आज जिस तरह लोगों से पेपर छीने जा रहे हैं, निगरान हुकूमत या ये मशीनरी, ऐसे नहीं लगता कि कोई साजिश कर रही है? और जो पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल है उसको सिस्टम से आउट करने की उन्होंने जिस तरह तीन तरीके बनाए, उनमें से एक यही है कि उनको इलेक्शन में आने ही ना दिया जाए। देखिए, रियासत जो साजिश है ना, ये 1773 से करती चली आ रही है। 1773 में दो अदारे बने थे, एक सिविल सर्विस थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाए थे, और एक थी फौज। और जब 1857 में जंग आज़ादी ख़त्म हुई है ना जी, जिसको वो हम जंग आज़ादी कहते हैं, वो ग़दर कहते हैं, तो उसकी एक म्यूटनी रिपोर्ट आई थी। उस म्यूटनी रिपोर्ट में ये कह दिया गया था कि भाई, ये जो पूरी की पूरी बड़े सगीर पाक व हिंद की आबादी है ना जी, ये किसी भी वक्त जो है ये तुम्हारे ख़िलाफ़ हो सकती है और तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत को चैलेंज कर सकती है। इसलिए इनको हमेशा दबा के रखो और इन पे एक खौफदारी रखो। ये सारे के सारे गद्दार हैं, जब तक ये अपने अमल से, अपनी गुफ्तगू से ये साबित न करें कि ये मुहिब्बे वतन है। और मुहिब्बे वतनी का एक ही तरीका है कि ये अपने मफादात को आपके मफादात पर कुर्बान कर दें। ये रवैया था जो 1923 के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था, और सीआरपीसी के अंदर वो दफ़ात जो थी वो शामिल की गई थी, और पीपीसी के अंदर दफ़ात शामिल की गई थी। उस सीआरपीसी को और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हमने इंटैक्ट रखा। इसीलिए आप सोचें कि जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं वो इस बुनियाद पर लगे हैं कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, इस मुल्क की मईशत तबाह की जा रही थी। हम इस मुल्क को बचाने के लिए आए हैं, और हम उसकी इंटरनल देखें, दुनिया की हर फौज इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हर फौज एक्सटर्नल, सिवाय एक फौज के जो कॉलोनी की फौज होती है। यानी अगर फ्रांस जो है वो मिस्र पे कब्जा करता है तो उसकी फौज इंटरनल सिक्योरिटी पे होती है। जो अंग्रेज जो है वो बरसगीर पे कब्जा करता है वो इंटरनल सिक्योरिटी पे होता है, बाकी इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये बुनियादी तौर पर इस वक्त रियासत जो है आज से नहीं, गुज़िश्ता तकरीबन पौने 200 साल से ये समझती आ रही है, ट्रेनिंग में शामिल है उनकी, कि हम बुनियादी तौर पर असल में मुहाफ़िज़ भी हैं, हम मुहब्बे वतन भी हैं, हम ये बाकी सब लोग जो हैं ये गद्दार हैं। हाँ, वो लोग गद्दार नहीं हैं कि जो हमारे हुक्म पे चलते हैं और हमारे साथ रहते हैं। समीना पाशा साहिबा, वैसे ये जो तरीका अडॉप्ट किया, इसके तहत ये निकाल सकते हैं इस इलेक्शन से इस पार्टी को? क्योंकि अदालत की इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, ये हुकूमत कह रही है और बाकी पार्टीज कह रही हैं कि अदालत अब सपोर्ट कर रही है, नून लीग कहती है जी लाडला बना दिया एक दफ़ा फिर इमरान खान को। और आज ही चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बनाया है कि जी 25 नाअहली जो है ना ताहयात, उसका केस भुगताना है। अब अगर वो कहते हैं कि जी ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी तो नवाज शरीफ भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और अगर 5 साल करते हैं तो फिर इमरान खान को भी फायदा होगा कि उसके ऊपर भी 5 साल की नाअहली लगती है अगर वो 62(1)(f) और उसके तहत उसको कन्विक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वुड इट पॉसिबल कि इस इलेक्शन से इमरान खान समेत उसकी पार्टी को भी लेमिनेट कर दिया जाए इस तरीका पहले तो उमर मेरा शदीद एहतजाज है कि औरिया साहब के सामने आप मेरी राय ले रहे हैं। मेरा इल्म तो बहुत महदूद है, तो मैं क्या उनके सामने बात करूं। लेकिन अब आपने ले ही लिया राय, तो फिर बस मुख्तसर सा जवाब यही मेरा होगा कि देखिए, जहाँ पर बातिल होता है वहाँ हक भी होता है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि जो ज़्यादा तादाद है या जो ताकत है वो शायद कहीं बातिल की तरफ अगर खड़ी हुई है तो लगता है कि शायद हक दबने जा रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता, कानून फितरत नहीं है। तो अब बात यह है कि जहाँ कहीं बहुत सारे ऐसे जजेस नज़र आते हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर खौफ का शिकार हैं या किसी भी वजह से ऑब्लाइज्ड हैं, किसी भी वजह से वो अगर दूसरी तरफ खड़े हैं, तो वहीं पर चंद ऐसे भी होंगे जो हक सच के साथ भी खड़े होंगे, जो इंसाफ के ऊपर फैसला करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो दोनों बेशक वो कम होंगे तादाद में, लेकिन मौजूद होंगे। तो अब हमें ये सिस्टम में रिजिलियंस जो है वो एक नज़र आ रही है। कहीं कहीं कोई ना कोई रेजिस्ट कर रहा है, कहीं कोई अगर पुलिस में बहुत सारे सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक दो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हाथ रोकने वाले भी होंगे। तो इसी तरह से जजेस में भी होंगे।
तो बात ये कहने की कि अब अल्टीमेटली आपको ये जो जुडिशरी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी आप उनको कोई लाडला बना रहे हैं या उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो वही कुछ लोग हैं जो कि अपने तौर पर अपनी दानिश के मुताबिक, कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं और कर रहे हैं और डट के खड़े भी हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतते हैं। अच्छा, ये लेकिन जो आपने एक चीज जो की ना कि आपने वो नाअहली की जो बात की, जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी वो 62(1)(f) के तहत हुई थी, जो आइन के तहत हुई थी। उसमें ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वो ताहयात और इमरान खान जो इमरान खान साहब की रिव्यू भी क्वालिफिकेशन है उसमें रिव्यू भी हो चुका हुआ है। हाँ जी, वो खैर अब तो वो करने पे आए तो वो जो कर मर्जी देंगे कर दें। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि जो इमरान खान साहब का केस है वो 62(1)(f) के तहत नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए उनके ऊपर वो वाली अप्लाई ही नहीं होती जो शिक है। उनका सिर्फ इतना मामला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो मुअत्तल कर देता है तो वो बहाल हो जाएगी, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के। और वैसे इस पे अलग से एक पिटिशन मेरा ख्याल है होनी चाहिए, और ये साहब शायद इस बात से इत्तेफाक करें कि उनकी ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है एक दफा उसी असेंबली से, तो दोबारा उसी असेंबली से उनकी मजीद डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है? एक जुर्म के अंदर 2 दफा एक ही सजा नहीं। जी, डबल जेपर्डी का कानून है। एग्जैक्टली। तो ये भी एक अभी हल तलब बात है, मेरा ख्याल है वो बहुत सारे कुछ है कानून इस वक्त किताबें बंद छंद हुई हैं तो वक्त आएगा तो खुल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से आप दोनों से ये सवाल है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अच्छा, एक और चीज़, औरिया साहब ने ना जब ये पंजाब का इलेक्शन हो रहा था 20 हल्कों वाला, तो औरिया साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि जी 15 से 16 हल्के, बल्कि इनका फिगर था 17 और मेरा ख्याल है 17 ही हुए, 3 हल्के थे। मैंने आपकी चैनल पे किया। हाँ जी जी जी, तो वो ट्रांसमिशन में हाँ शायद वही बात मैं ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हूँ। तो औरिया साहब की जो इस चीज के हवाले से लेके प्रेडिक्शन या उनकी एनालिटिक सेंस है, क्योंकि वो जो उसमें रहे ब्यूरोक्रेसी में, तो पुराने गुरु हैं वो, पुराने गुरु हैं बेसिकली। मैंने 5 दफा रिटर्निंग अफसर तो इलेक्शन करवाए हुए हैं, तो इनको बारीकी से नेटिग्रिटीज का पता है इलेक्शन की किस तरह डील करना है। अब मियां साहब के कागजात मंजूर हो चुके हैं, मियां साहब अगर किसी जगह पे इलेक्शन में उतरते हैं तो उनका रास्ता सिर्फ एक ही तरीके से साफ होता है कि उनके मद्दे मुकाबल किसी जगह इमरान खान ना आ जाए। देखिए एक बात बताऊँ आपको, ये पाकिस्तान के पहले इलेक्शंस हैं जिसके अंदर जो पॉपुलर है वो बाजार में उसको रियासत नहीं निकलने दे रही, और जो अनपॉपुलर है वो बाजार में निकल नहीं सकता, उसको अवाम नहीं निकलने दे रही। एग्जैक्टली ये ऐसी तीसरी ताकत जो बची है, तीसरी ताकत है ही कोई नहीं, होती ही नहीं इलेक्शन में। तीसरी ताकत वो जो बोरियों के पीछे होती है, नहीं वो बोरी, वो इलेक्शन वो नहीं, वो मैंने उसका आपको भी एनालिसिस कर दूंगा। वो ताकत जो है वो हमेशा बोरी अगर सलामत हो तो फिर आती है सामने। तो आपका मतलब बोरी फट गई है, बोरी फट चुकी है, बोरी फट चुकी है। देखो ना, और ये साहब ने ट्वीट में भी लिखा था कि बोरी फट चुकी है, बोरी फट चुकी हुई है, लोगों को पता है। देखो ना आप, मैं एक बात बताऊं, सिंपल सी बात इस वक्त ये है कि अगर इस वक्त इमरान खान जो है ये कह दे कि पीछे हट जाओ, मैं नहीं इलेक्शन में हिस्सा देता, आप अपने तौर पे किसी, तो उसके बावजूद भी ये जलसा नहीं कर सकते पब्लिक इनको, आप जानो और ये जाने। यानी इस वक्त अवाम बमुकाबला ये पॉलिटिशियन है। और जो इनका जलसा होता है उसमें कोई पीटीआई वाले तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वहां पे जलसे में जाके क्या नहीं कर सकते, नहीं करते, ये पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। जो अभी आपने बात की ना कि नवाज शरीफ उसी सूरत में जीत सकते हैं अगर इमरान खान उनके सामने हो, तो इस वक्त प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि इमरान खान का कोई भी कैंडिडेट है ना, वो समझे आप कि वो इमरान खान ही बना हुआ है उसका, क्योंकि अगर उसके ऊपर इमरान खान का हाथ है ना, तो जैसे वो अभी नईम हैदर पंजोता, क्या ये इलेक्शन लड़ता रहा है जिंदगी में? कभी उसने लड़ा है? या ये शुएब शाहीन या कोई और जितने भी आपको नए नाम नजर आए, ये सनम जावेद को आप ले लें, ठीक है, ये तो कभी मतलब सियासतदान भी नहीं उस तरह से रही ना। तो आज आप देख लें, आप उसको सनम जावेद को देखिए 5 तरीके हैं धांधली करने के, पांचों में खत्म हो गया। नंबर 1, सबसे पहले आप करते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो खराब करते हैं। मैंने जाट का वोट गुजर में डाला, गुजर का वोट उसमें डाला, उसके साथ इमरान खान का वोटर उससे अबाव हो चुका है। सेकंड आप करते हैं ऑल इलेक्टेबल्स जो है वो एक झोली में डाल देते हैं या 2 झोली में डाल देते, आप सारे के सारे भी डाल दो तो नहीं जिता सकता। इलेक्टेबल्स के अपने वोट खत्म हो गए, उससे इमरान खान का वोटर उससे भी निकल गया। नंबर 3 आप होता है कि आप वोटर लिस्ट खराब करते हैं, शाद बाग का वोट
फलां डाल दिया, डिफेंस का वोट, इमरान खान का वोटर उससे भी निकल गया। 6 चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ एक दिन बैठे थे डिनर में अंदर। हर बंदा ये कहता है कि इलेक्शन के दिन धांधली करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। 88 में होता था जब वो शनाख्ती कार्ड होते थे, औरतों के अंगूठा लगता था, तस्वीर नहीं होती थी, बाकी चीजें नहीं होती। नहीं, वो फॉर्मूला नहीं चलता जी, जहाँ पे इनको पता चले यहाँ पे इनका वोट है तो वहाँ पे लड़ाई करवा दो, वो भी नहीं पोलिंग बूथ बंद करा दिया। वो उसको भी करने के लिए आपको क्राउड चाहिए लड़ाई कराने के। क्राउड को नहीं आपको ऐसे लड़ाई करनी, लड़ाई कैसे कराएंगे? आपको तो 4 बंदे भेजेंगे, पहचाने जाएंगे और लोग, बात पकड़ के करें मार देखिए देंगे। ना, एक जगह पे कहीं उसका वोटर हो तो चलें आप कंटेन कर जी, लें। जी। अब जहाँ पे बाकी जगहों पे भी तो वही आखिरी होता होता है आपका कि आप उसमें धांधली करते हैं। जैसे आरटीएस, मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता हूँ कि आरटीएस बिठाया जाता है ऊपर, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह है कि कम से कम एक पोलिंग स्टेशन से 20 लोगों के पास फिजिकल फॉर्म मौजूद होता है। आप मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 25,000 वोट की धांधली कर सकते। हम उसको कहते थे 25,000 का वटा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये उनको रियलाइजेशन, मैं आपको एक एक फिगर गिन के बता सकता हूँ कि कहाँ है। ये सिर्फ सियासतदानों की गर्दन पे रखते हैं, उसके बच्चों को उठाया, ये किया, उनको आउट किया, इसको रख, इनका काम इतना ही है। पब्लिक के सामने इनसे बड़ा बुज़दिल को नहीं बन देखा। वैसे से मुझे आप कुछ राय देना चाह रही थी अगर मैं जी, मैंने बस वो एक छोटा सा अच्छा। इतना कहना था, वो कह दिया। पब्लिक होती है और दूसरी उसको गवर्न करने के लिए पब्लिक इलेक्टेड लोग होते हैं, पब्लिक उनको मतलब करके भेजती है। और एक और ताकत भी होती है, सब जानते हैं, जो सब कुछ हु इज कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ। नहीं, मैं इम्प्रेस नहीं हूं क्योंकि इतनी ब्रूटैलिटी हमने कभी हिस्ट्री में नहीं देखी। आज जमशेद दस्ती वाली वो वीडियो देखे, वो कहता है कि मेरी बीवी को नंगा कर दिया सर उन्होंने। मतलब इतनी ब्रूटैलिटी आप कैसे कर सकते हैं किसी के घर, जो करने गए हैं, अगर गए हैं कोई लोग, उनके घर बहनें नहीं, उनके घर माएँ नहीं, उनको ये ख्याल नहीं आया कि यार ये हमारी माँ बेटी है, इस माशरे की औरत है। और ये साहब ने ना अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी एक बात की थी कि जब कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है ना, तो उसमें उसका एक फायदा भी होता है कि उसमें से कुछ ना अच्छा भी निकल जाता है। अब आज मैं ये जो आपने अभी जिक्र किया ब्रूटैलिटी का, तो उससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि इससे पहले पंजाब के लोग शायद उस तरह रियलाइज ही नहीं कर पाते थे कि मिसिंग पर्सन होना क्या होता है। हाँ, ये उन्हें बात ये है। एहसास ही पता ही नहीं होता KPK था में था कि या ये बलूचिस्तान में खवातीन था के बस। साथ इस तरह भी हाँ। हो सकता है। हम समझते थे कि जो हमने किताबों में कभी कहानियां पढ़ी हुई हैं कि जी बंगाली खवातीन के साथ ये हुआ था या वो हुआ था, तो हमें तो ये कहानियां लगती थी, और ये बलूचिस्तान वाले मसले को हम कभी रियलाइज ही नहीं कर सके थे कि ये इस तरह का है। ये जो सारा क्योस हुआ है ना, और जो आपने अब यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में कर दिया, उसमें हुआ ये कि वो आपने बेसिकली सबको यूनाइट कर दिया और सबको एहसास हो गया कि जनाब ये तो फिर असल मसला ये यहाँ पे खड़ा रियल हुआ है। इनकी कहानियों को इस तरह एक्सेप्ट करते थे कि ये बकवास करते थे कि 1 लाख बंदा नहीं मारा हमने, तो 60,000 बंदा मारा। वहां पे तो फौजी 30,000 थे। हमने 30,000 औरतें रेप नहीं की, हमने 25,000 औरतें रेप की। यानी हम उसको जस्टिफिकेशन में ले लेते थे यार। आखिरी सवाल जी, उसके बाद खत्म। इस मसले का हल क्या है? किस मसले का? ये जो अभी हम फेस कर रहे हैं बीइंग अ पब्लिक, कि जी एक पार्टी को बाहर रखने के बाद बाकियों को एक ही ताजपोशी होनी है ना, तो आप इलेक्शन ना करवाएं, 40-50 अरब लगवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे और ये वजीर आज़म अपने मर्जी के काजी से फैसला दिलवा दें और बात खत्म हो जाएगी। अब मैं कोई हल क्या है इसका? नजूमी या सितारा शनास तो नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं क्या, नहीं, लेकिन मैं ये जरूर मैं समझती हूँ कि नजर देखिए हल तो बड़ा सिंपल है, वो तो सबको पता है कि पीटीआई को इलेक्शन में जाने दें, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं आप, जो मुंतखब हुकूमत हो वो इक्तदार संभाले, मामला देखे, फौज अपनी बैरकों में रहे, मामला जो है वो अपने जिस तरीके से एक आइन के तहत लिखे हुए उस तरह जाए, तो सिंपल सोल्यूशन और अदलिया सिर्फ आइन के मुताबिक फैसले नहीं है, ऑलरेडी डिसाइडेड सोल्यूशन है जो हमें आइन दे देता है। ठीक है, अब बात अगर आप ये करें कि ऐसा होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो कैसे रुकेगा, ये अभी एक आप समझ लें कि इसके ऊपर पर्दा है। वो पर्दा साहब ज्यादा हटा सकते हैं वो पर्दा। हाँ सर, इस पे जरा ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसका इलाज इस सेटअप में नहीं है किसी के पास। अल्लामा इकबाल ने एक दफ़ा अपने कुछ दोस्तों से कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब जो है वो एक साहब के पास है, वो दाता साहब की मस्जिद में आकर ठहरे हुए हैं, तो कल जाके पता करना। इकबाल ढीले से आदमी थे, सुबह सवेरे उठते थे, हुक्का लगा दिया, कप लगा दिया, भूल गए, दूसरे दिन भी भूल गए, तीसरे दिन, चौथे दिन वो बंदे ने जाना था वापस कहीं, तो आया तो उसने एक चिट में एक शेर लिखा हुआ था मौला रूम का, वो अली बख्श को दे गया कि तुम्हारा साहब तो नहीं आता, ये जवाब है। इकबाल ने उस शेर को कोट किया, हर बिनाए कोना का बादा कुनत अवला बुनियाद राफीरा कुनत। अगर जो तुम चाहते हो कि कोई इमारत नई तामीर करनी है
तो पहले वाली इमारत को बुनियाद से गिराओ। ये बुनियाद गिर रही है, इमारत नई तामीर हो रही है। दुनिया में मैं 50 मुल्कों की मिसाल दे सकता हूँ जो इस टर्माइल से गुजरे और उन्होंने अपनी एक इमारत नौसाख तामीर की। ये जो ईरान है ना जी, 79 से पहले पाकिस्तान से कोई बंदा प्लास पकड़ के जाता था तो कहते मुहंदस आमदंत, ये इंजीनियर साहब आ गए, इस तरह लिटरेट रखा हुआ था उसको। ये चाइना जो था ना, इसने 25% लोग जो थे ये अफीमची थे, जिसको उन्हें पकड़ के उसने फेंक दिया। ये जो फ्रांस जो था ना, उसके अंदर अकेले पेरिस शहर के अंदर 16 लाख फकीर थे और रसबीचन पूर ला आया था कि यू कैन आस्क सीक आर्म्स, तुम भीख मांग सकते हो लेकिन लोगों के कपड़ों को हाथ में लगा सकते। ये सब ऐसे चीज़ों से गुजरे हैं तो आगे बढ़े। पाकिस्तान की खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान इस टर्माइल से गुजर रहा है और एक दिन इसके। और एक और बात बताऊँ, लीडरशिप जो है ना वो अल्लाह ताला जो है ना वो अता बाद में करता है। 5 साल और ईरानी कौम न जागती, खुमैनी की कब्र का किसी को पता नहीं होता, वहीं फौत हो जाता। इनकलाब भी फौत हो जाता। रेवोल्यूशन कहते हैं द लीडरशिप कम्स ऑन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन, लहरों पे सवार होकर आती है। लोग उठेंगे तो खुद निकाल। बस्टाइल का जेल खाना तोड़ के उन्होंने निकाल ली थी लीडरशिप फ्रांस में। इमरान खान तो ये करीब है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया औरिया साहब, समीना पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। चंद लोगों की स्ट्रेटजी सक्सेसफुल जरूर हो रही हैं, शायद उनको लगता है कि वो कामयाब हो रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीछे जा रहा है, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो रहा। हकूक पामाल किए जा रहे हैं, माशी तौर पे पाकिस्तान फेल हो रहा है, पॉलिटिकली पाकिस्तान में टर्मोइल पैदा हो चुका हुआ है, आप इस्तेकाम ला ही नहीं सक पा रहे। तो आप प्लीज़ अवाम को अवाम के हाल पे छोड़ दीजिए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलने दीजिए। 5 साल बाद देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बड़ा लम्बा